Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और हम लोग बेटा इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि हमने बोला था कि भैया पहले हम लोग आज वीडियो से ही शुरुआत करेंगे, तो वहीं से कर लेते हैं एक बार। इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास में मान के चलो एक बॉडी है जिस पर हम लोगों ने दो ऐसे फोर्सेस लगाए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है, और ये दोनों की दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाता है। और सिंस यहाँ पर सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहे हैं तो टॉर्क भी इसके अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग यदि आगे बात करते हैं, मान के चलो हम लोगों ने दो ऐसे फोर्सेस लिए जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण क्या है, नेट फोर्स तो आपको जीरो मिल जाएगा लेकिन नेट टॉर्क आपको जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया है, एक कपल फॉर्म कर लिया है। ये वाली बात भी मैं आपको बता चुका था। इसके आगे जब हम लोग आते हैं तो आगे आने पर हमारे पास में एक सिचुएशन बनती है कि मान के चलो हमारे पास में कोई ऐसी ही बॉडी है और इस पर मैंने एक सेम लाइन ऑफ एक्शन पर दो ऐसे फोर्स लगा दिए जिनमें एक का मैग्नीट्यूड स्मॉल एफ है, एक का कैपिटल एफ है। मान के चलो ये कैपिटल एफ वाला जो फोर्स है वो बड़ा फोर्स है और स्मॉल एफ वाला जो फोर्स है वो छोटा फोर्स है। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि भैया बड़े फोर्स की तरफ आपकी बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और था और वो पॉइंट ये था कि सिंस नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन नेट फोर्स तो नॉन जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर ही काम कर रहे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हैं। तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रही है वहां पर, अबाउट दैट पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास जहां पर हम लोग कर रहे हैं पूरा चर्चा, तो वो जीरो आ जा रहा है। नाउ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसके आगे हमारे पास में क्या आ रहा है, इसी सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके जा रहे हैं। और ये है कि मान के चलो हमारे पास में एक बॉडी है जिस पर वही सेम अनइक्वल फोर्सेस, एक स्मॉल एफ वाला और एक कैपिटल एफ वाला, दोनों को मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है, ना तो नेट फोर्स जीरो है ना ही नेट टॉर्क जीरो है। दोनों ही जीरो नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि यहां पर बॉडी चलना भी चाहेगी और घूमना भी चाहेगी। तो देखो बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में आपका कंबाइन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों हो चुका है, जिस टॉपिक को हम लोगों को आगे चल के पढ़ना है। लेकिन उससे पहले सिंस यहां पर हम लोग कुछ नेट फोर्स जीरो की, नेट टॉर्क जीरो की जो बातें कर रहे थे, जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास में जहां पर नेट फोर्स भी जीरो हो रहा था और नेट टॉर्क भी जीरो आ रहा है, तो उस सिचुएशन को पहले हम लोग डील कर लेते हैं और उसके बाद में आगे हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहां से जाएगा ये, ओके यहां से इधर चला गया। ओके चलो, ये हमारे पास में आ चुका है अभी इस प्रकार से खाली। नाउ अब हम लोग जब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो देखो 2 मिनट का वीडियो था, 2 मिनट के वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को कवर करना है, तो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक जो है आज के ही लेक्चर में पूरा फिनिश हो जाएगा। 2-4 न्यूमेरिकल मैं इसके ऊपर सिखा दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एग्जैक्टली क्या चीजें यहां पर हम लोगों को कवर करनी है। तो इक्विलिब्रियम के अंदर में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम के अंदर में हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में, बड़ा ही हो गया कुछ ज्यादा, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जब मैं बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि एक हमारे पास में हम लोगों को बात करनी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। और दूसरा हमारा पॉइंट है वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा पॉइंट है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन दोनों को यहां पर हम लोगों को फिनिश करना है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की चर्चा हम लोगों को करनी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सिंपल सी बात है बेटा, एफ नेट बराबर आपका जीरो है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो नेट टॉर्क बराबर जीरो है। और यदि ये दोनों की दोनों कंडीशंस हमारे पास में सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी पूरी तरह से क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बॉडी पूरी तरीके से क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास में जब कभी भी बोला जाता है कि
कोई भी बॉडी या फिर बोला गया है मान के चलो सिस्टम, बॉडी या फिर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मान के चलो ऐसे बोल दिया मेरे पास में कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, और यदि ऐसा बोल दिया गया है तो हम लोगों को जो सवाल सॉल्व करने का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चंस को डील करने का जो पैटर्न रहेगा, बहुत ही आसान सा पैटर्न रहेगा बेटा। आपको एक काम करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, सेकेंड इक्वेशन लगानी है समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 और नेट टॉर्क बराबर 0, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? बोलो समझ में आया? अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर हम लोग जनरली ऐसा भी लिख लेते हैं, नेट टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट होता है, ये आपका सिंपल सा सवालों को सॉल्व करने का एक क्या बोलते हैं सिंपल तरीका होता है, लेकिन इसके अंदर में कुछ चीजों को आपको और ध्यान रखना है। जब समेशन एफ एक्स बराबर 0 करेंगे, समेशन एफ वाई बराबर 0 करेंगे, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस या अबाउट एनी पॉइंट 0 करेंगे, तो उस समय यहां पर क्या होता है ना, कई बार आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिनके लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखनी पड़ती है। मतलब जैसे कहीं पर आपके पास में कहीं ऐसे आपको एक रोलर मिल जाए, क्या मिल जाए, इसे बोलते हैं रोलर, ठीक है। तो इसमें जब नॉर्मल रिएक्शन हमको खुद से डिसाइड करनी पड़ती है, इसमें हमको नॉर्मल रिएक्शन खुद से डिसाइड करनी पड़ती है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा नॉर्मल रिएक्शन रोलर के अंदर में कुछ इस प्रकार से लगेगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास में इसमें जो फेमस पॉइंट मिलता है वो मिलता है हिंज। क्या मिलता है? हिंज, ठीक है। हिंज कैसे दिखानी है आपके पास में, कुछ ऐसे रहेगी और एक ट्राइंगुलर जैसा रहेगा, ठीक है, ऐसा ट्राइंगुलर जैसा रहेगा। तो इसमें जो रिएक्शन आएगी बेसिकली वो कुछ ऐसे टेढ़ी रिएक्शन आएगी, ठीक है, ऐसी कुछ तो भी टेढ़ी रिएक्शन आएगी। और जब ऐसी टेढ़ी रिएक्शन यहां पर आपको मिलती है तो आपको करना क्या है बेटा, इसमें आपको दो कंपोनेंट लेने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसके जो मैंने ऐसे ले लिया है यहां पर, तो इसमें आपको दो कंपोनेंट्स बनाने हैं कंपलसरी। एक आपका ऐसे बना दीजिए और एक आपका ऐसे बना दीजिए। जनरली इसे वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे और इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। तो मैंने एच एक्स वी एक्स लिख दिया है, आप एच और वी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं लिखना चाहते हैं तो भैया आप ऐसे कर लीजिए, क्या बोलते हैं, देखो इसको कई लोग बोलेंगे सर एक्स क्यों लिख दिया, वाई क्यों लिख दिया, तो भैया आप एस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक काम करो, इसे आर वाई और इसे आर एक्स लिख दीजिए, ठीक है। बट हम लोगों के पास क्या है ना, कभी कभी ज्यादा हिंजेस भी हो सकती है, तो ज्यादा रिएक्शंस आ सकती हैं और इन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है यदि पूछा गया तो। सर पूछने की संभावना आपको क्या लगती है? तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सवाल होते हैं इसमें थोड़े से लेंदी टाइप के सवाल होते हैं, और सिंस मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लेंदी सवालों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग इसे नेग्लेक्ट करते हुए नहीं चल सकते, इसलिए हम लोगों को इसको कवर करना जरूरी है, इसलिए हमको इसको कवर करना जरूरी है। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल के साथ में इस लेक्चर की शुरुआत अब कर देते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है, हम लोगों को लेक्चर्स वगैरह ही हैं, सॉरी लेक्चर्स वगैरह बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स वगैरह ही डिस्कस करने हैं। तो कैसे होंगे जरा देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है। ये यहां पर एक सपोर्ट लगाया हुआ है, इससे मैंने क्या किया, एक एम मास की और एल लेंथ की एक रॉड लटका दी है। अब रॉड को जब मैं लटकाऊंगा तो भाई देखो रॉड को लटकाने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, देखो यहां से कॉर्नर से और ऐसे कॉर्नर से, ठीक है, ये कॉर्नर से यहां पर एक रस्सी को लटका दिया। क्या ये बात समझ में आई? और मैंने क्या कर दिया, इसको नाम दे दिया पॉइंट ए और इसको नाम दे दिया पॉइंट बी, इसको नाम दे दिया पॉइंट ए और इसको नाम दे दिया पॉइंट बी। और इस पर मैंने क्या किया यहां से पॉइंट ए से L/4 डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट मास रख दिया 2m वाला। क्या रख दिया? 2m वाला एक पॉइंट मास रख दिया है। और सवाल में पूछा गया है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग, इन जो ये स्ट्रिंग्स लग रही हैं इनमें आपको टेंशन बतानी है, बकायदा सॉल्व करना है ये सवाल। ऐसे सवाल होते हैं। अब हम तो जो सवाल करेंगे उसमें दोनों टेंशंस निकालेंगे, लेकिन एग्जामिनर क्या कर देगा, इनको नेमिंग करके दे देगा। मान के चलो ऐसे बोल दिया उसने, ये T1 है और ये T2 है। बोलो T1 और T2 आपको फाइंड करने हैं, ये आपका सवाल है। सवाल एकदम बेसिक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी मैं हिंज वगैरह नहीं लगवा रहा हूं, लेकिन आगे चल के वो भी सारी चीजें यहां पर
लगने वाली हैं। सवाल को करना कैसे है, आप कॉमन सेंस भी थोड़ा सा यूज करना है। सवाल को देख लीजिए, एक एल लेंथ की एम मास वाली रॉड को मैंने रस्सियों के सारे ऊपर लटका रखा है। इसका डेफिनेट मतलब ये है, क्या ये चल रही होगी, क्या कहीं नहीं चल रही होगी। क्या ये घूमती हुई नजर आ रही है आपको, बिल्कुल भी नहीं। सो इसका मतलब ये है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये सवाल इक्विलिब्रियम, पहचान पाए इक्विलिब्रियम का सवाल क्यों है ये, यस इट इज इन इक्विलिब्रियम। और यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो और समेशन ऑफ टॉर्क, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इज इट क्लियर टू यू, मतलब बिल्कुल सही है। सो अब यहां पर फोर्सेस वगैरह को लगाना शुरू कर दीजिए। तो भैया देखो, सबसे पहले तो इसका सेंटर पर आपका mg लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे बिल्कुल सही है, mg लगेगा कि नहीं लगेगा, ओके। चलो अब देखो, यहां पर 2m मास का पार्टिकल लगाया है तो इसका लगेगा एक 2mg। T1 और T2 टेंशंस पहले ही एग्जामिनर ने दे दिए, आपका काम तो ये और आसान हो गया। T1 और T2 यहां पर मिल गए आपको, और कोई फोर्स यहां पर आपको नजर आ रहा है, कोई फोर्स नहीं है। सो यदि कोई फोर्स नहीं है तो आपका स्टेप तो वहीं से शुरू हो जाएगा, कैसे, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, समेशन एफ वाई जीरो। अब देखो, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज बताता हूं, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ टाउ इक्वल्स टू जीरो। इसमें आप हमेशा क्या कीजिए, पहला स्टेप लगाइए लेफ्ट वर्ड फोर्सेस, लेफ्ट साइड के जो फोर्सेस हैं उन्हें इक्वल कर दीजिए राइट साइड के फोर्सेस से। मैंने क्या बोला, समझ में आया, लेफ्ट साइड के जो फोर्सेस है उन्हें इक्वल कर दीजिए राइट साइड के फोर्सेस से। फिर ऐसे ही बेटा आपके जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उन्हें इक्वेट कर दीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस से, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस से, मैंने शायद कुछ उल्टा बोल दिया, लेफ्टवर्ड साइड के फोर्सेस को राइट साइड के फोर्सेस से इक्वेट कर दीजिए, अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को डाउनवर्ड साइड के फोर्सेस से इक्वेट कर दीजिए। और तीसरा क्या है, टॉर्क से रिलेटेड इक्वेशन बनेगी, तो क्लॉकवाइज जो टॉर्क आएगा, जो फोर्सेस क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इक्वेट कर दीजिए ऐसे टॉर्क के साथ में जो उन्हें एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। यही जो 3 स्टेप्स लिखे थे, ये इन्हीं का क्या है, एक्सटेंडेड रूप बोल सकते हैं, या सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दे दिया है ताकि आप सवालों को इजीली कर पाएं। तो भैया देखो, पहला स्टेप समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वाला, मतलब जो क्या कहता है, लेफ्ट साइड के फोर्सेस और राइट साइड के फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। या लेफ्ट और राइट में कुछ है नहीं तो खत्म करो कहानी। दूसरा क्या बोलता है मेरे पास, ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो बेटा आप लिख सकते हैं T1 प्लस का T2 बराबर क्या आएगा, 2mg और प्लस का mg। सो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी बेटा T1 प्लस का T2 बराबर का 3mg। बोलो, ये एक इक्वेशन आपके पास में बन गई है, और इस एक ही इक्वेशन में दो दो अननोन आपके पास में आ गए हैं। एसी चल नहीं रहा है कि क्या चक्कर है, इतना तो ठंडे पे लगा रखा है। सोलह पे कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे हम लोग भी इसे। चलो, तो T1 प्लस T2 बराबर 3mg हो गया, ये हो गया। अब क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहा हूं, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, अब मेरे पास आएगा टॉर्क का फंडा। अब आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लीजिए, लेकिन जनरली यदि आपको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो हमेशा टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लेने के बारे में सोचिए ताकि आपका अननोन खत्म हो जाए। मतलब कैसे, यदि मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूं, अबाउट पॉइंट ए, तो मेरे को फायदा क्या हो जाएगा, T1 का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। सोचो, यदि इस एक्सिस के अबाउट लूंगा तो इसकी T1 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, मतलब इसका टॉर्क मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं तीसरा जो पॉइंट लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0, नेट टॉर्क 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। यही तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका बोला था। तो क्या लिखोगे, देखो 2mg इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, mg भी इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो आप लिखोगे 2mg इंटू L/4 प्लस mg इंटू L/2 बराबर हो गया। देखो, ये इधर घुमा रहा है, ये भी इधर घुमा रहा है, लेकिन ये इधर घुमा रहा है, तो इसका मतलब आएगा इक्वल्स टू T2 इंटू, और ये कितना आएगा, L। बोलो सही लिखा है कि गलत लिखा है, T2 इंटू L बराबर दिस। अब आपको क्या कर देना है, फटाफट बताइए, कैंसलेशन कीजिए, L L L कैंसल हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, 2 से ये 2 भी कट जाएगा,
तो इसका मतलब ये है कि T2 का आंसर आपको मिल जाएगा, कितना आ रहा है, mg। कैसे आया सर जी, T2 का आंसर mg कैसे आ रहा है, फटाफट देखिए। mg देखो 2 से कटा 2 तो mg/2 प्लस mg/2, आधा mg और आधा mg कितना हो जाएगा, 1 mg, 1 mg। क्लियर। अब ये किसका आंसर आया, T2 का आंसर आया mg। इसे यहां पुट कर दीजिए और सॉल्व करने पर आप पाएंगे कि T1 का आंसर आएगा कितना, 2 mg। बोलो समझ में आया, T1 का आंसर आएगा 2 mg। सो ये आंसर आ गए भैया आपके 2 mg और इसमें आएगा mg। बोलो सही है। ऐसे टाइप के सवाल होते हैं सर। इस सवाल को करने में तो लगभग 10 मिनट चले गए बेटा। 10 मिनट तो मैंने लिए हैं ताकि मैं आपको चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अदरवाइज आप खुद देख सकते हैं, सवाल को करने में 1 मिनट का ही समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलो और सवाल कराते हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही टाइप के सवाल होंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। बस देखो, डर गए तो सवालों में कुछ नहीं होगा, आपसे फिर होगा ही नहीं सवाल। सवाल को देख के डरना नहीं है। बस सवाल को देख के सोचिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, क्या पॉसिबिलिटी है, किस प्रकार से इसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, श्योर। अब देखो हम लोग एक सवाल करते हैं आगे। हमारे पास में मान के चलो यहां पर वही सेम m मास वाली और l लेंथ वाली एक रॉड दी गई है, जिसे मैंने क्या किया है, 2 सपोर्ट्स, ध्यान रखना मैंने डायरेक्टली रिएक्शन टाइप में बना के दिया, मतलब एरो बना के दिया है, हिंज बना के नहीं दिए। हिंज बना के दिए क्या नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, सपोर्ट दिया है। और इन 2 सपोर्ट्स पर मैंने क्या कर दिया, इनको रख दिया है। किसको रख दिया, m मास की रॉड को, l लेंथ वाली रॉड को। मैंने क्या बोला ये जो 2 सपोर्ट हैं यहां से l/4 डिस्टेंस पर है और यहां से भी l/4 डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये सपोर्ट्स हैं 2। और मैंने क्या बोला, देखो ये यहां पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां से l/8 डिस्टेंस पर यहां पर एक पार्टिकल रख दिया है जिसका मास है m/3। देखो यदि मैं एकदम सिंपल कर दूं ना सवाल को, मतलब ये अलग से पार्टिकल नहीं रखूं, तो इस सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं, उस सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए सवाल में कुछ तो देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया m/3 मास का एक पार्टिकल मैंने यहां पर रख दिया है। आपको बताना है फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स, फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट। तो सवाल सिंपल है, फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट्स। और कुछ बचा है क्या यहां पर, बताने के लिए सॉरी। सवाल समझ में आया? सवाल को एक बार मैं फिर से बोलता हूं। A rod whose mass is m and length is l is kept at 2 supports situated at l/4 distance from the ends. A small particle whose mass is m/3 is placed at l/8 distance from the center of mass of the rod. Find the support at the reactions. ठीक है, जनरली लेफ्ट को A और राइट को B मानते, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो RA और RB, रिएक्शन एट A और रिएक्शन एट B बतानी है। अब देखो यहां पर सवाल की लैंग्वेज को फिर से सुनना। आपसे क्या बोला है, एक रॉड को रखा गया है इस पर। इस रॉड को यदि इस पर रखा गया है, इसका मतलब दिस रॉड इज एट रेस्ट। और यदि ये रॉड रेस्ट पर है, इसका मतलब ये घूम नहीं रही है, चल नहीं रही है, इसका मतलब इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। और यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0। और वही कहानी, लेफ्ट साइड के फोर्सेस, राइट साइड की फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस। तो बोलो कैसे करेंगे? सो भैया आप, सिंपल सी बात है, यहां पर आप लगाओगे, आपका लगेगा mg, यहां लगेगा आपका m/3g। बोलो सही बात है। अपवर्ड और राइट, लेफ्ट और राइट तो करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड को करोगे तो आपके पास में आएगा RA प्लस का RB बराबर mg प्लस का m/3g बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4mg/3, समीकरण नंबर 1। ये हो गया। अगला सवाल, सॉरी अगला पॉइंट मेरे को क्या करना है, नाउ आई नीड टू राइट द टॉर्क। अब मुझे लिखना है टॉर्क। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमेशा क्या कीजिए,
एक अननोन के अबाउट टॉर्क लिखने की कोशिश कीजिए, आपकी मेहनत बचेगी। अदरवाइज आप चाहें तो कहीं से भी टॉर्क लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी ने जबरदस्ती किया। एक काम करते पहले इस पे लिखते हैं, बोलो किस पे लिखना पसंद करोगे, ए पे या बी पे? भाई ए पे या बी पे कहीं ना कहीं तो टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो मान के चलो आप कहीं पे भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने किधर से किया था, लेफ्ट से किया था कि राइट से किया था? कहां लिखा है भैया टॉर्क? टॉर्क अबाउट ए मतलब लेफ्ट पे लिया था, तो एक काम करते हैं इस बार राइट पे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है, तो मैंने लिख दिया समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट बी बराबर 0। तो आर भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में देखिए कौन क्लॉकवाइज और कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, उनको निकाल लीजिए। तो भैया आप देखेंगे आर ए के लिए लिखा जाएगा आर ए इंटू, देखो इसके हिसाब से देखोगे तो आर ए वाला उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर ए इंटू एल बाई टू बराबर एम जी इंटू कितनी डिस्टेंस पे बेटा, ये एल बाई 4 प्लस एम बाई 3g इंटू, अब ये वाली डिस्टेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती हो जाएगी। कैसे निकालेंगे सोचिए, ये वाली डिस्टेंस है एल बाई 8, मतलब मैं यहां पर पॉइंट बना रहा हूं और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है एल बाई 4, ठीक है। क्यों भैया, ये एल बाई 4 है तो ये भी एल बाई 4 ही आएगी ना, आधी आधी, चवन्नी 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 चवन्नी, अरे चाराना 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 चाराना, ऐसे होता है कि नहीं होता है? ओके 25%, 25%, 25%, 25%, उसमें से एल बाई 8 निकालना है। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको करना है बेसिकली एल बाई 4 माइनस का एल बाई 8। तो सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 8, तो 2 माइनस 1 मतलब एल बाई 8 डिस्टेंस ही बचेगी, तो ये आ जाएगा एल बाई 8। खत्म। टॉर्क मैंने इक्वल कर दिए, राइट साइड के टॉर्क और लेफ्ट साइड के टॉर्क, या फिर मैं बोलूं क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं इक्वल कर चुका हूं। तो आपके पास में क्या आएगा, एल 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 तो कट जाएगा, तो बेटा ये आएगा 2 से उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहिए तो, आर ए बराबर आएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में बचेगा एम जी बाई 2 प्लस में ये बचेगा एम जी बाई 2 से कट जाए 4 तिया 12, अरे बोलो सही है, एम जी बाई 2 प्लस का एम जी बाई 12, एम जी बाई 2 प्लस का एम जी बाई 12 सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, एलसीएम तो 12 ही आएगा, 6 और एक 7, तो ये आएगा 7 एम जी बाई 12, दैट इज आर ए। आर ए की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 7 एम जी बाई 12। मैं उम्मीद करता हूं सबकी यही आई होगी। सबने वैसे सॉल्व किया था मेरे से पहले कि मेरा ही इंतजार कर रहे थे, सर हम तो जाहिर सी बात है आपका ही इंतजार करेंगे। बोलो सही है। अब आर बी निकालना है, तो आर बी कैसे आएगा, तो आर बी विल बी इक्वल्स टू वॉट, कितना है ये देखिए यहां पर 4 एम जी बाई 3, तो आप लिखेंगे 4 एम जी बाई 3 माइनस 7 एम जी बाई 12, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 16 एम जी बाई 12 माइनस 7 एम जी बाई 12, सही है ना। तो इसमें से इसको 16 में से 7 गए तो कितने बच गया, 9 एम जी बाई 12, मतलब आंसर आएगा 3 एम जी बाई 4। So that is the answer, reaction at B, 3 mg by 4 is the reaction at B, और 7 mg by 12 is the normal reaction at point A। ये सवालों का लेवल है सर। ये आप तो बोल रहे कि लेंदी सवाल होगा, टाइम लगेगा, तो ये देखो हर एक का अपना अपना कहने का नजरिया होता है। ये सवाल भी यदि देखा जाए तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लेंदी हो गए। अब ये तो दोनों एकदम सिंपल सवाल थे। अब हम लोग क्या करते हैं, लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इंक्लाइन प्लेन की तरफ चलते हैं। आपने भी देखे हुए होंगे ये सवाल, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखे होंगे। मैं कोई कहीं आसमान से थोड़ी सवाल लेके आता हूं, वही सवाल होते हैं जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए मोस्टली सभी लोग ऐसे ही सवालों का यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक लैडर है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है, ठीक है, ध्यान से सुनो। हमारे पास में एक लैडर है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है एट एन एंगल 53 डिग्री, ठीक है। अच्छा लैडर दे रखी है, तो लैडर दे रखी है तो एक काम करते हैं बेटा, इस लैडर के लिए मास ले लेते हैं या फिर वेट ले लेते। मास दे रखा है इसका m और लेंथ दे रखी है एज यूजुअल कैपिटल L। मास दे रखा है m, लेंथ दे रखी है L, ठीक है। अब यहां पर बोला क्या गया है समझिए,
यहां पर बोला ये गया है कि यहां पर एक व्यक्ति है। अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि व्यक्ति का मास ज्यादा होना चाहिए, पर्सन का मास ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने बोला एक पर्सन जिसका मास है 3m, इसका मास कितना है 3m है, ये आपका यहां से सीढ़ी पर चढ़ना चालू करता है और यहां पर जो कि यहां से L/3 डिस्टेंस पर जाकर यहां पर ये खड़ा हो जाता है। सवाल समझ में आया? मैं लिख देता हूं, चाहिए तो सवाल में, अ पर्सन ऑफ मास 3m steps up on ladder and stops at L/3 distance from lower end। ठीक है, यहां से चल के यहां पे पहुंच के रुक गया है। पूछना क्या है मेरे को यहां पर? अब देखो यहां पर ये सवाल कैसा है ना, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स अब देखो मैं यहां पर कुछ चीजें आपको करवाता हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना। देखो जब ये आदमी ने इस पे चढ़ना चालू किया होगा तो उससे पहले ये सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, इससे पहले यदि ये सीढ़ी ऐसे रखी हुई है तो यहां पर एक कांटेक्ट बन रहा है और यहां पर एक कांटेक्ट बन रहा है। दो कांटेक्ट पॉइंट है। कितने कांटेक्ट पॉइंट है? दो कांटेक्ट पॉइंट है। यदि दो कांटेक्ट पॉइंट है तो यहां पर दो नॉर्मल रिएक्शन आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? अब देखो नॉर्मल रिएक्शन जो लगाई जाती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे आएगी और एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी। यस और नो? मतलब सही बात है। दूसरा देखिए क्या हो रहा है कि जब ये आदमी इस पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो ये सीढ़ियां फिसलने की कोशिश करेंगी, और यदि ये फिसलने की कोशिश करेंगी तो इसको रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन रोकेगा। तो बेटा फ्रिक्शन लगना चाहिए इधर में, तो ये फ्रिक्शन लगा दिया। सो ओवरऑल ये फोर्सेस हैं यहां पर। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाइए और सवालों को सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा लगता है हमेशा कौन सा? लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू राइटवर्ड फोर्सेस। तो यहां पर देखिए क्या यदि मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को N1 मान लूं और इसको N2 मान लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं N2 बराबर F। इसके अलावा कोई लेफ्ट राइट का फोर्स दिख रहा है आपको? इसके अलावा कोई लेफ्ट राइट का फोर्स दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस। तो भैया देखो इस रॉड का, ये जो भी रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा तो ये नीचे की तरफ लगेगा mg, और ये आदमी भी तो L/3 पर खड़ा है तो इसका कितना लगेगा? 3mg। बोलो सही बात है। तो डाउनवर्ड फोर्सेस हो जाएंगे आपके पास में mg प्लस का 3mg। बोलो सही बात है। और अपवर्ड फोर्सेस कितने हैं यहां पर? ऊपर की डायरेक्शन में कितने फोर्स है? एकमात्र अकेला फोर्स है N1। बोलो सही है। सो इट इंप्लाइज यू कैन से दैट N1 विल बी इक्वल्स टू 4mg। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया? सर जी यहां तक की तो कहानी समझ में आ गई, लेकिन क्या मेरी सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई? नहीं हुई हैं भाई। N2 और F तो बराबर है तो मेरे को एक इक्वेशन तो कम हो गई, लेकिन फिर भी अभी N1 बराबर 4mg, N1 मिल चुका है, अभी भी N2 का आंसर बाकी है और N2 का जो आंसर आएगा वही F का भी आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि भैया हम लोग इसे करें कैसे, हाउ टू डील इट। तो हमको क्या लगना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 3, आपको लेना पड़ेगा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ताकि उसे इक्वल टू 0 किया जा सके। अब मैंने यहां पर आपको एक पॉइंट बताया है, क्या यदि आपको टॉर्क लिखना है तो हमेशा ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क लीजिए ताकि अननोन जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाए। तो देखो यदि मैं यहां पर थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करता हूं उतनी आपके पास जरूर होगी, और मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना सोचा। ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट। सर इससे फायदा देखो N1 यहीं से पास हो रहा है, इसका टॉर्क 0, F भी यहीं से पास हो रहा है, इसका टॉर्क 0, मतलब आपके पास में काफी हद तक दो चीजें 0 हो जाएंगी और बचे हुए का टॉर्क आपको लेना पड़ेगा। तो बचे हुए का टॉर्क यदि आप लोगे तो बेटा एक तो इस 3mg का लेना पड़ेगा, इस mg का लेना पड़ेगा और इसका लेना पड़ेगा, बराबर है।
अब यहां पर फिर से सोचना है कौन क्लॉकवाइज घुमा रहा है और कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, उन्हें इक्वेट करना है। तो भैया देखो, ये 3mg वाला ऐसे घुमा रहा है, mg वाला ऐसे घुमा रहा है और n2 वाला ऐसे घुमा रहा है। तो n2 के टॉर्क के कारण और इनके टॉर्क को हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं जरा अगले डायग्राम पे लेके आता हूं, तो जरा ध्यान से देखना, ये बराबर है और ये वाली जो लेंथ है वो आपके पास में L दे रखी है। नाउ यहां पर देखो एक पॉइंट है और यहां पर भी एक पॉइंट है, और ये आपका एक फोर्स है, ये आपके पास में एक फोर्स है और ये आपके पास में एक फोर्स है। बोलो सही बात है। ये वाली डिस्टेंस L/3 है, ये वाली कहां चला गया, हाँ, सो ये वाली डिस्टेंस यहां पर फिर से चला गया, L/2 है। बोलो सही है। बस इन्हीं डिस्टेंसेस को खेलना है और कुछ भी नहीं है। सो जो राइट साइड घुमा रहा है राइट साइड क्लॉक और जो लेफ्ट साइड घुमा रहा है उसको लेफ्ट साइड के लिए टॉर्क लेके इक्वेट करना चालू कर दीजिए। ये है आपका n2, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि ये एंगल 53 डिग्री का है, बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लोगे भाई। देखो ये n2 ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली आएगी और ये वाली आएगी, मतलब ये कितनी आएगी, ये आएगी L sin 53। अरे बोलो सही है कि नहीं। तो आप लिखोगे n2 इंटू L sin 53, n2 का टॉर्क बराबर एक तो 3mg वाले का टॉर्क और एक mg वाले का टॉर्क। डिस्टेंसेस को ध्यान में रखना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। वो कैसे, देखो यदि आप इस पॉइंट के हिसाब से बात करते हो, मतलब ये पॉइंट मैंने बनाया तो ये वाला जो लग रहा है 3mg, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी कि नहीं होगी, सोचो। तो ये कितनी होगी, तो ये होगी बेटा आपकी cos 53, मतलब आप लिखोगे 3mg इंटू L/3 cos 53 प्लस mg वाले का टॉर्क लिखिए mg इंटू L/2 cos 53। ध्यान से देख लीजिए यहां पर, क्योंकि देखो L/2 वाले के लिए, मतलब सॉरी mg वाले के लिए ये फोर्स है आपका mg, तो बेटा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी बड़ी, और ये कितनी आएगी, तो L/2 cos 53 आएगी। यही गलती होती है, इससे अलावा कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। सो फटाफट सॉल्व करना चालू कर दीजिए। सब जगह से L L L तो कटते हुए नजर आएगा। n2 इंटू साइन 53, देखो साइन 37 होता है 3/5, तो इसका मतलब ये आएगा 4/5 बराबर 3mg, तो 3 से 3 तो वैसे ही कट जाएगा, तो ये बचेगा mg इंटू cos 53। तो देखो cos 37 4/5 होता है, मतलब ये आएगा आपका 3/5 प्लस का यहां पर आएगा mg/2 और ये अगेन cos 53 मतलब 3/5। बोलो सही है। कैलकुलेशन चल रही है आराम से। देखो सबका 5 5 5 यहां पर कट जाएगा और n2 का जो भी आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा कितना, n2 का आंसर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा यहां पर 3mg/4 प्लस 3mg/8, दोनों को जोड़ लीजिए, जो भी आंसर आएगा 3mg/4 प्लस का 3mg/8, तो एलसीएम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए एलसीएम, 4 दूना 8 3 दूना 6mg और प्लस का 8 3mg, मतलब कितना आ रहा है मेरे पास आंसर आ रहा है 9mg/8, और 9mg/8 मतलब यही आपका n2 का आंसर है। यही किसका आंसर है, n2 का आंसर है 9mg/8, और जो n2 का आंसर है वही किसी एक का भी और आंसर था। हाँ, सो इसका मतलब फ्रिक्शन का आंसर आपको मिल चुका है 9mg/8, फ्रिक्शन का आंसर मिल चुका है 9mg/8। अब इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए, आपको नॉर्मल रिएक्शन 1 भी मिल जाएगी। सर बहुत लंबे लंबे सवाल हैं, 10-10 मिनट 15-15 मिनट जा रहा है। देखो ये सीखने वाले सवाल हैं, मेडिकल में सवाल ऐसा पूछेगा नहीं पूछेगा, नोबडी नोज अबाउट इट, कोई नहीं जानता, क्योंकि एक आध बार गलती से भी पूछ लिया तो कहीं भी आपको ब्लेम करने के लिए मेरे ऊपर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए कि सर ये वाला रह गया करके। ठीक है, श्योर हैं। अच्छा, अब अगला सवाल यहां पर पूछा है, ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स हो गए ना। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट आता है कभी कभार है ना, इसमें सवाल को और थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए वो पूछ सकता है व्हाट इज द म्यू मिनिमम, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है कि भैया बता दीजिए
कि यहां पर बेस पर जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसे कैसे डील करोगे आप लोग, हाउ टू डील दिस वैल्यू। भाई सिंपल सी बात है, कैसे डील करोगे। तो मेरे पास में एक सिंपल सी बात है, वो ये है, देखो ये वाले पॉइंट को देखो, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन N1 है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, N1 है, और ये जो भी N1 नॉर्मल रिएक्शन है, तो N1 नॉर्मल रिएक्शन आने के कारण यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल होगी वो तो होगी म्यू N1, और N1 बराबर कितना है, अच्छा N1 मैंने निकाला ही नहीं है क्या, अच्छा है ना भाई, N1 बराबर 4 mg है, तो आप लिख सकते हो कि यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो गई आपके पास में म्यू टाइम्स 4 mg बराबर है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो पॉसिबल है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो जो बेटा आपका फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू उसी के बराबर होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए 9 mg/8 के बराबर, या मैं बोलूं N2 के बराबर। क्यों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस है, तो मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो मतलब ये है कि मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि भैया जो फ्रिक्शन है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अरे बोलो समझ में आया, इससे बड़ा नहीं जा सकता, तो आप लिखोगे 9 mg/8 लेस देन और इक्वल्स टू म्यू इंटू 4 mg। सो सॉल्व कर लीजिए, म्यू शुड बी, mg से mg काट लो, 4 8 32, तो 9/32 लेस देन और इक्वल्स टू म्यू, मतलब आपका म्यू मिनिमम आ चुका है 9/32, म्यू मिनिमम आपका आ चुका है 9/32, दैट्स इट। क्लियर है, अरे बोलो समझ में आ रहा है। सर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगा सकते हो, म्यू टाइम्स N1, जहां पर नॉर्मल रिएक्शन को ही देख के बताओगे। अरे भाई फ्रिक्शन वाले चैप्टर को रिकॉल करो, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन N1 है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू N1 होती है, म्यू N होती है, तो N1 आपका 4 mg है, तो 4 mg से बड़ा फ्रिक्शन का फोर्स हो नहीं सकता, और मिनिमम कितना हो सकता है, जितना ये इसे चलाने से रोके, तो N2 इधर चलाने की कोशिश करेगा, तो N2 को रोकने के लिए फ्रिक्शन होना चाहिए, तो जितनी N2 की वैल्यू उतनी मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है, और या फिर मैं बोलूं इतना तो फ्रिक्शन लग ही रहा है, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4 mg ही आनी चाहिए, इसी कंडीशन को लगाया है मैंने यहां पर। सो म्यू mg से छोटा होना चाहिए, बस कहानी खत्म, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 9/32, मेरी उम्मीदों के अनुसार आंसर सही है। बोलो समझ में आया सवाल। सर काफी हद तक सवाल समझ में तो आ चुका है, लेकिन फिर भी क्या है ना, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, इस सवाल में हम लोगों ने जो फ्रिक्शन लिया था वो बेस पे लिया था, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर में भी फ्रिक्शन आ जाए, नीचे भी फ्रिक्शन आ जाए, तो उस केस में तो बेटा आपका सवाल और भी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा, मतलब देखो क्या है ना, यही सवाल में हम लोग ऊपर में भी वॉल पे भी फ्रिक्शन ले सकते हैं और बेस पर भी फ्रिक्शन ले सकते हैं। मैंने इस सवाल में आपको जो फ्रिक्शन दिया था वो सिर्फ और सिर्फ बेस पर दिया था, वॉल वाला और बेस वाला फ्रिक्शन का सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और इतना लंबा सवाल वो एग्जामिनर आपको देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्व करते करते आपके 10-15 मिनट तो ऐसे निकल जाएंगे, 10 मिनट तो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि वो सॉल्व होने में कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है। आप चाहें तो एक आधा सवाल लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे करेंगे नहीं। जैसे यहां पर ये सवाल बना दिया, ठीक है, ये यहां पर लैडर लगा दी, ठीक है, एक लैडर लगा दी, इसका मास दे दिया, इसका लेंथ दे दी, और मैंने बोला यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू1, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू2। सो भैया फाइंड एंगल थीटा, मास इसका m है, इसका l है, फॉर नो स्लिपिंग। लो भैया ये सवाल है, मतलब सिंपल सी बात है, ये तो एकदम सिंपल है, इस पर तो मैंने आदमी भी खड़ा नहीं किया अभी तक तो मैंने आदमी भी खड़ा नहीं किया। ये थीटा आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ताकि ये स्लिप ना हो। तो अब आप समझ जाइए यहां पर आपको क्या क्या करना रहेगा, बहुत सारी चीजें करनी रहेंगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि भैया देखो, यहां पर आपकी नॉर्मल रिएक्शन N1 लग जाएगी, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन N2 लग जाएगी, फिर यहां पर आप फ्रिक्शन की बात करोगे, यहां से आप mg लगाओगे, फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए,
इसमें फ्रिक्शन ऊपर लगना चाहिए, इसे F2 इसे F1 नाम दीजिए। सर जी फ्रिक्शन यहां पर ऊपर क्यों लग रहा है? क्योंकि यदि ये स्लिप होगी तो ये इधर की साइड में स्लिप होगी, मतलब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तभी तो, क्योंकि फ्रिक्शन को तो फिजिक्स आती है ना भाई, आपको आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, उसे मालूम है कि भैया यदि ये जो सीढ़ी लटकाई हुई है वो नीचे ऐसे गिरेगी, आप करके देख लेना, सीढ़ी ऐसे नीचे की तरफ गिरेगी तो मुझे ऊपर लगना है ताकि मैं इसे नीचे गिरने से रोक लूं, और इधर से सीढ़ी इधर भागेगी तो फ्रिक्शन को इधर लगना पड़ेगा ताकि वो उसको स्लिप होने से रोक सके। तो आपको ये थीटा बताना है ताकि ये स्लिप ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं यदि ये सवाल आता है गलती से भी तो इसका रिजल्ट जरूर याद रख लेना बेटा, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ, रिजल्ट में दे रहा हूं आपको डायरेक्टली, 1 माइनस 2 μ1 μ2, सॉरी उल्टा थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे भी इसका रिजल्ट याद नहीं है, बट क्या निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 2 μ1, 2 नीचे आता है, ओके चलो ठीक है। 1 माइनस थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स 1 माइनस μ1 μ2 अपॉन 2 μ1, दैट इज द रिजल्ट। ये याद रख लेना, मैंने μ1 जो है इस सवाल में याद क्या रखना है, यहां पर μ1 है, यहां पर μ2 है, मास m लेंथ l, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, जो भी है थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स 1 माइनस μ1 μ2 अपॉन 2 μ1, यदि सीडी सिर्फ और सिर्फ रखी हुई है। एक बात याद रखना, मेडिकल वाले बच्चे हो, कौन से, मेडिकल, रिजल्ट याद होना चाहिए, क्योंकि यदि एग्जाम में यदि कोई सवाल बनता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट के बेसिस पर कर सकते हो। दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आस्क्ड समवेयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑलरेडी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछ के उन्होंने बता दिया है कि भैया ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। बोलो समझ में आया, श्योर हैं? अच्छा, अब इक्विलिब्रियम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट सवाल करके आज के सेशन को यहां पर सवाल खत्म कर लेंगे। और जो लास्ट सवाल है वो है आपका हमारा दरवाजे वाला। दरवाजा मैंने दिखा दिया था आपको कैसे काम करता है, कि वापस से दिखाना पड़ेगा? अरे दरवाजा देख लिया ना कैसे काम करता है, दरवाजा कैसे खोलते हैं कैसे बंद करते हैं, बचपन से सीखते आओ दरवाजा बंद करना खोलना, यस और नो? तो मैं बोला ठीक है। अब देखो वो दरवाजा हम लोगों ने बना दिया है, जिस दरवाजे को हम खोलना चाहते हैं, जिस दरवाजे को खोलने की कोशिश आप कर रहे हो, इसकी लेंथ ऐसे एल है, मतलब ये दरवाजे की चौड़ाई हो गई, ऐसे ये दरवाजे की लंबाई हो गई, ठीक है, ये सब चीजें देना जरूरी है। अच्छा, अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसे रेड से ही कर लेता हूं, ठीक है, इसके 4 पोर्शन कर लिए, देखो ये एल तक और ऊपर से भी एल तक, ठीक है, यहां पर ये लगा दिया, यहां पर ये लगा दिया, पता ये क्या लग गया, क्या लगाया मालूम है ना, कब्जा कर लिया हम लोगों ने यहां पर, क्या है ये, हिंज, क्या है ये, हिंज है, और मैंने मान लिया भैया इसका मास है m, ठीक है, मास है हमारे पास में m, तो आपको बताना है यहां पर एक पॉइंट और देगा इस सवाल के अंदर, नहीं तो फिर इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी, बहुत ज्यादा इक्वेशन बन जाएंगी, 2 इसकी बन जाएंगी, 2 इसकी बन जाएंगी, 4 इक्वेशन हो जाएंगी ना। तो 4 इक्वेशंस के लिए इसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस बाय द हिंजेस ऑन द डोर्स आर इक्वल। सवाल में सुन लीजिए क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बाय हिंजेस आर इक्वल, आर इक्वल, ये सवाल में बोला गया है। सो सवाल वही है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये जो मैग्नीट्यूड है वही आपको बताने हैं। सवाल समझ में आ गया होगा, दैट्स द क्वेश्चन, इतना ही दिया गया है। आपको क्या लग रहा है कि मेरे पास कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट कर दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल वही दिया गया है, बस इतना ही आपके पास में सवाल है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये बस इतना दिया है कि भैया ये हिंज नंबर 1 है H1, ये आपकी H2 है, और अब यहां पर आप सवाल को करना चालू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो, सबसे पहले तो सेंटर पे आपका लगेगा mg, बोलो सही है, यहां पर मैं मान लेता हूं, देखो ये लग गया V1 ऐसे ऊपर, तो यहां पर भी एक लगेगा V2 आपका ऊपर। अब यदि मैं यहां पर H1 ऐसे लेता हूं तो यहां H2 ऐसे लगेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, मेरे H1 और H2 का रीजन बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि हो गया काम आपका। क्यों है ऐसा, H1 और H2 सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं है, आंसर बताइए, व्हाट इज द रीजन।
H1 और H2 का सेम होने का रीजन क्या है, सॉरी अलग अलग होने का रीजन क्या है, डायरेक्शन अलग अलग क्यों बताइए। इवन तो सवाल में बोला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बाय हिंजेस आर इक्वल, इसका मतलब आप क्लियरली कह सकते हैं कि H1 बराबर तो H2 ही है मैग्नीट्यूड वाइज, लेफ्ट साइड फोर्सेस इक्वल टू राइट साइड फोर्सेस। कॉमन बताइए बताइए फटाफट, जिनको अभी आज का वीडियो याद होगा तो उन्हें याद होगा कि यदि दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, सॉरी एक फोर्स बड़ा है और एक फोर्स छोटा है तो क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगी, लेकिन दरवाजा तो अपनी जगह खड़ा होता है कि नहीं होता है, तो फिर ये चल नहीं रहा है, इसका मतलब H1 और H2 क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है और दरवाजा चल नहीं रहा है। भाई दरवाजा चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, दरवाजा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम का सवाल, और इक्विलिब्रियम का सवाल है मतलब लेफ्ट साइड के फोर्स इक्वल टू राइट साइड के फोर्सेस। ये काम हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बनाइए, दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा v1 प्लस का v2 बराबर mg को मैं थोड़ी देर के लिए w मान लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बोलो v1 प्लस का v2 बराबर क्या आ गई, w आ गई। अब आपको क्या रह गया है, टॉर्क और रह गया है, टॉर्क लगा दीजिए। बोलो कहां किसके अबाउट टॉर्क लेना आप पसंद करोगे, 1 या 2, बोलो 1 या 2, किसी के भी अबाउट ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, जैसे मान चलो मैंने यहां पर लिया टॉर्क, तो H2 V2 का तो टॉर्क 0, बोलो बिल्कुल सही बात है, अरे यस और नो, सही बात है या नहीं है। मैंने बोला टॉर्क अबाउट पॉइंट 2 इज 0, आप चाहें तो 1 के अबाउट लिख के भी निकाल सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, बोलो ठीक है। अब देखो, अब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखना जरूरी, ये एक्सिस है, यहां से इधर गया तो ये ऐसे घुमा रहा है, बोलो ये वाला ऐसे घुमा रहा है, ये वाला भी ऐसे घुमा रहा है, अच्छा दोनों ये साइड से घुमा रहे हैं, वो साइड से तो कोई घुमाने वाला आ ही नहीं रहा है, ये तो इसमें से पास कर गई, ये इसमें से पास कर गई, v1 v2 h2 तीनों के टॉर्क 0 हैं, ओके तो बस ठीक है कर लीजिए भैया। तो H1 वाला कितनी डिस्टेंस पर है, ये आपकी, ये मैंने L डिस्टेंस बताई थी ना आपको, ऊपर से L और नीचे से L, ओके नहीं बताई होगी तो ऐसे कैसे हो गया यार, नहीं बताई, अच्छा नहीं बताई, सॉरी फॉर दैट, ये नीचे से L डिस्टेंस है, ऊपर से भी L डिस्टेंस है, तो ये आएगा 2L, H1 इंटू 2L प्लस, अब बोलिए और किसका लिखना है, mg, mg के साथ में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, mg को मैं w लिख रहा हूं वहां पे, है ना, तो एक काम कर लो w कर लो, भले ही चाहिए तो, या फिर बाद में कर लेना, जैसा भी आपको उचित लगे, मैं w लिख रहा हूं, w के लिए लिखना है। अब देखो वैसे यहां पर है ना गलती की गुंजाइश है थोड़ी सी, हो सकता है कोई ऐसे लिख दे और हो सकता है कोई ऐसे लिख दे, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस लिखोगे तो L आएगी और ये वाली लिखोगे तो L/2 आएगी। अब आप बताइए कौन सी लिखनी है, L या L/2, तो भैया देखो हमेशा ध्यान रखना, देखो ये आपका mg ठहरा, ठीक है, ये फोर्स है और ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है या ये वाली है, तो बेटा ये वाली है, तो ये वाली कितनी है, L/2 है, तो W इंटू L/2 और बराबर 0, क्योंकि बाकी सब जगह पे कोई भी किसी का भी टॉर्क नहीं है, तो यहां से आप देखिए क्या कर सकते हो, L से L काट के H1 का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का W/4, तो ऑटोमेटिकली H1 का आंसर माइनस W/4 आ गया। H1 के आंसर से आप H2 का आंसर बता सकते हैं, H2 का आंसर W/4 आएगा। इज इट क्लियर टू यू, ओके, W/4 H2 का आंसर हो गया। अब सवाल में बचे हैं V1 और V2 के आंसर। V1 और V2 के आंसर कैसे निकालोगे, देखो अभी भी गाड़ी अटकी हुई है मेरी, सारे सवाल सॉल्व नहीं हुए, ये एक स्पेशल सवाल है जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, तो आप लोग है ना, मैं आप में से बता दूं बहुत से लोग याद रख के जाने वाले हैं, सर कैसे, मैं बता दूं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बाय हिंजेस आर इक्वल, यदि ऐसा है तो इसका मतलब आपको यह भी लिखना पड़ेगा अंडर द रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ H2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। सर ये वाली बात तो हमारी हुई नहीं थी, हमारी बात तो H1 और H2 की हुई थी। सवाल को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बाय हिंजेस आर इक्वल, तो इसका मतलब यहां पे जो भी फोर्स है और यहां पर जो भी फोर्स है वो इक्वल है, लेकिन H1 और H2 को मेरे को उल्टा ही लेना है, क्यों, हिंज आएगी मतलब दो सपोर्ट बनाने, H1 V1 H2 V2 बनने ही बनने हैं, उसमें कोई गलत नहीं, उसमें कोई आप कर ही नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि ये पहले ही बता दिया है, रोलर आएगा तो एक ही सपोर्ट लगाना है, हिंज आएगी तो दो लगाने, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि वो टेढ़ा प्रोवाइड करता है।
सो अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, H1 की जगह H2 लिख दीजिए, तो अगेन आपके पास में कहानी आ गई V1 बराबर V2। V1 बराबर कितनी आ गई, V2 की कहानी आ गई। अब सोचिए V1 बराबर V2 आ गया तो आप लिखेंगे V1 प्लस का V2 बराबर W। सो V1 बराबर V2 बराबर आ जाएगा कितना, W/2। लो भैया सारे हो गए आपके, कुछ बच गया क्या, बोलो कुछ बचा है क्या। H1 निकाल लिया, H2 निकाल लिया, H1 माइनस W4 W/4 आया, मतलब H2 आपका W/4 आ जाएगा। V1 आपका W/2 आया, V2 भी आपका W/2 आ जाएगा। ये सारे आपके पास में हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से कॉमन सेंस वाली कहानी की। इसी सवाल को मान के चलो, देखो ये ऐसे दिया था ना, L, ये आपको 4L दिया था यहां पर, और यहां पर ये वाला L पे और यहां वाले L पे एक कब्जा लगा दिया था, ठीक है। अब आप सोचिए यदि इसका मास m है जो कि मैंने दिया था आपको, तो यार ये तो नीचे mg लग रहा है, बराबर है, और इसकी यदि रिएक्शन सेम है, इसके फोर्सेस सेम है, तो डेफिनेटली नीचे mg/2 है, तो ऊपर में 2 mg/2 लगेंगे, तभी तो आपका इक्वल आएगा। तो V1/V2 बराबर W/2, और W का मतलब mg/2। बोलो सही है। अरे ये तो कॉमन सेंस से भी हो सकता था, यस हो सकता था इस पर्टिकुलर सवाल में। बाकी सब जगह ऐसे कॉमन सेंस लगाने मत निकल जाना, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठोगे। और दूसरा कौन सा था, H1 और H2 का, वो W/4 शायद आप नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि क्या ना उसमें थोड़ी सी परेशानी होती थी। हालांकि आप देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते थे तो आप शायद समझ पाते थे कि देखो ये जो है 4L का 1/4 सेक्शन है, और ये भी 4L का 1/4 सेक्शन है, तो शायद कर पाते थे, शायद लॉजिक लगा पाते थे। लेकिन ये वाला लॉजिक लगाना थोड़ा गलत हो जाता, ये वाला लॉजिक आपका बिल्कुल सही बैठता, क्योंकि नीचे mg लग रहा है, तो ये आधा यहां से मिलना चाहिए और आधा यहां से मिलना चाहिए, तभी जाके आपका पूरा mg के बराबर या पूरा w के बराबर हो पाता था। क्लियर है, श्योर है, पक्का है कि कोई गड़बड़ी है, श्योर। चलो, सो इस तरह से हमारे इक्विलिब्रियम के सारे सवाल खत्म होते हैं। इतने ही सवाल बनते हैं, इक्विलिब्रियम के सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोगों को इसके आगे जो सवाल थोड़े बहुत मिल जाएंगे वो अपने एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन उनको करने से पहले बेटा हम लोग अभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉरी एंगुलर मोमेंटम को पहले पढ़ेंगे, फिर उसका एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करेंगे, और उसके बाद में फिर कंबाइंड ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वो सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बेटा हम लोग यहीं पर रुकेंगे, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए